नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेक्चर नंबर 3 है। आज अपन डिस्कस करते हैं। तो लेक्चर 2 में अपन ने जाना था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। अभी तक बात चल रही थी बेसिक इंट्रोडक्शन की। अब आज अपन पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ से जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट होगा लेक्चर नंबर 3 से। अभी तक तो अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके बारे में अपन जान रहे थे। तो अपन बात कर रहे थे लास्ट क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी बात कर रहे थे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपन बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में अपन ने जाना था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होगा। सबसे पहले मान लो कोई मेल है और कोई फीमेल है, क्या बनाएगा? गैमीट। क्या बनाएगा? उसके बाद गैमीट का फ्यूजन होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद क्या बनेगा? जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, और फिर क्या बनेगा? एक बेबी बनेगा। सबसे पहले फेज की बात करते हैं कि जीवन में जैसे कोई लाइफ है, या अपन बात करते हैं फेज की। किसकी बात करेंगे? फेज की बात करते हैं। या जैसे कोई जीवन चक्कर, लाइफ फेज की बात करते हैं। लाइफ फेज की बात करेंगे, जीवन चक्कर की। कि कोई भी जीव का जो एक टाइम पीरियड होता है, डेथ से लेकर, मैं कह दूं, या बर्थ से लेकर डेथ तक का। कहां से कहां तक का? बर्थ से लेकर डेथ तक का जो टाइम पीरियड है उसे क्या बोलेंगे? लाइफ फेज या लाइफ साइकिल। तो मैं कह दूं कि जन्म से जो मृत्यु तक का टाइम होता है, ये क्या कहलाता है? लाइफ फेज। अब इस जन्म से मृत्यु तक के टाइम में कौन कौन सी स्टेज होती है, इसमें देखो। वैसे तो तुम्हारे हिसाब से तो तुम 4 बोलते हो, लेकिन बायोलॉजी 3 ही फेज मानती है। 3 ही जो फेज मानती। सबसे पहले तो क्या बोलेंगे? प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज। क्या बोलेंगे? प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज। प्री रिप्रोडक्टिव एज हो गया। मैं कह दूं प्रजनन पूर्व अवस्था। कौन सी अवस्था? प्रजनन प्रजनन पूर्व अवस्था। प्रजनन पूर्व अवस्था। किसी भी जीव के जन्म से लेके जो मृत्यु तक का टाइम है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो प्री रिप्रोडक्टिव फेज। इसके बाद अपन बच्चों बात करेंगे, एक आ गया आपका रिप्रोडक्टिव फेज। क्या आ गया? रिप्रोडक्टिव फेज। बोले तो प्रजनन अवस्था। कौन सी अवस्था? प्रजनन अवस्था। और इसके बाद की जो अवस्था है, ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। कौन सी फेज है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, या मैं कह दूं प्रजनन पश्य अवस्था। क्या बोलेंगे इसे? प्रजनन पश्य अवस्था। तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं, प्रजनन पूर्व, प्रजनन अवस्था और प्रजनन पश्य अवस्था। सबसे पहले जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज है, इसमें क्या होगा? इसमें जैसे किसी भी जीव के जो सेक्सुअल ऑर्गन है, उनका क्या होगा? डेवलपमेंट। उनका क्या होगा? विकास। इसके बाद ये क्या करेगा? प्रजनन करेगा। और लास्ट में इसकी जो क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म रेट, इसकी क्या हो जाए, या फंक्शनल काम करने की दर क्या हो जाए? कम। मतलब ये किधर जाएगा? मरने की तरफ, जीर्णता की ओर, बुढ़ापे की ओर। तो ये 3 स्टेज हो गई है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, वन बाई वन अपन इनको जानते हैं। सबसे पहले अपन बातें करेंगे यहाँ पे, देखो। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं इस अवस्था में क्या होगा। प्रजनन पूर्व अवस्था में क्या होगा? मैं कह दूं इसमें लैंगिक अंगों का विकास होता है। क्या होता है? लैंगिक अंगों का विकास होता है। जो आपके सेक्सुअल ऑर्गन है, उनका क्या होगा? डेवलपमेंट। क्या होगा? डेवलपमेंट। इसके बाद इस अवस्था में क्या होगा? प्रजनन होता है। क्या होता है? प्रजनन होता है। और इस अवस्था में कोई भी जीव जीव की उपापचय क्रियाएं, उपापचय उपापचयी क्रियाएं क्या हो जाती है? उपापचय क्रियाएं क्या हो जाती है? कम हो जाती है।
कम हो जाती है। इस अवस्था को जीर्णता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीर्णता। बोले तो बुढ़ापा, जीर्णता अवस्था भी कहते हैं। जीर्णता अवस्था भी कहते हैं। अब देखो, ये वाली अवस्था है प्रजनन पूर्व अवस्था, इसे किशोर अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? किशोर अवस्था। किशोर अवस्था कहते हैं। और पादपों में इसे बोलते हैं लैंगिक अवस्था। क्या बोल मतलब, पादपों में इसे बोलते हैं कायिक अवस्था। क्या बोलते हैं? कायिक अवस्था। कायिक अवस्था ये किस में होती है? पादपों में। अब जो प्रजनन का कार्य होगा, रिप्रोडक्शन, वो किस में होगा? प्रजनन अवस्था में। किस में होगा? तो प्रजनन अवस्था को फिर से 3 अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है। ये जो प्रजनन अवस्था है, इसको फिर से 3 अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है। 3 अवस्था कौन कौन सी होंगी? सबसे पहले तो निषेचन पूर्व अवस्था, निषेचन और निषेचन पश्च अवस्था। तो मैं यहां कह दूं कि निषेचन पूर्व अवस्था, निषेचन पूर्व अवस्था। इसके बाद नंबर दूसरी अवस्था कौन सी है? निषेचन की। लास्ट वाली अवस्था कौन सी है? निषेचन पश्च अवस्था। निषेचन पश्च अवस्था। निषेचन पश्च अवस्था। अब यहां पर आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो गई कि किसी भी जीव की जो जीवन चक्र है उसको 3 अवस्था में बांटा गया है। प्री रिप्रोडक्टिव फेज और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। प्री में क्या होगा? सेक्सुअल ऑर्गन मैच्योर होंगे, डेवलपमेंट होगा। इसके बाद रिप्रोडक्शन होगा और लास्ट में जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी क्या हो जाएंगी? कम। इसे क्या कहते हैं? जीर्णता या बुढ़ापा भी कहते हैं। अब जो रिप्रोडक्टिव फेज है इसको 3 भागों में बांटा गया है। निषेचन पूर्वावस्था, निषेचन और निषेचन पश्चावस्था। अब देखिए, यहां पर मैं बोलूं कि जो रिप्रोडक्टिव फेज है इसको थोड़ा सा अपन डिटेल में यहां पे लेते हैं। जो आपकी रिप्रोडक्टिव फेज है, कौन सी फेज भाई? रिप्रोडक्टिव फेज। इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? एक तो प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन। इसके बाद बात करेंगे किसकी? बोल भाई। फर्टिलाइजेशन। और लास्ट अपन बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। किसकी बात करेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये पढ़ने के बाद आपको एक क्लियर हो जाएगा कि रिप्रोडक्शन अपन को किस सीक्वेंस में पढ़ना है। ये फेज पढ़ने के बाद आपके दिमाग में सीक्वेंस क्लियर हो जाएगी कि जो ये चैप्टर है इसको आपको किस सीक्वेंस में पढ़ना है। अब देखो, सबसे पहले बच्चों में बात करूं कि जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज है इसमें 2 चीज होंगी। बताओ क्या क्या होगा? इसमें एक तो युग्मकों का निर्माण होगा। क्या होगा? युग्मकों का निर्माण। और एक युग्मकों का स्थानांतरण होगा। क्या होगा? युग्मकों का स्थानांतरण। युग्मकों का स्थानांतरण होगा। स्थानांतरण, इसे मैं बोल दूं ट्रांसफर ऑफ गैमीट। क्या बोलेंगे? ट्रांसफर ऑफ गैमीट। ट्रांसफर ऑफ गैमीट। ट्रांसफर ऑफ गैमीट। और यहां पर क्या होगा? युग्मकों का निर्माण। बोले तो गैमिटोजेनेसिस। क्या होगा? गैमिटोजेनेसिस। बायोलॉजी में जेनेसिस वर्ड जुड़ गया, इसका मतलब फॉर्मेशन। ट्रांसफर ऑफ गैमीट। इसके बाद यहां क्या होगी? फर्टिलाइजेशन में सिनगैमी। क्या होगी? सिनगैमी ऑफ गैमीट। सिनगैमी ऑफ गैमीट। बोले तो युग्मकों का, बोलो भाई, युग्मकों का सलियन। क्या होगा? युग्मकों का सलियन। युग्मकों का सलियन। और लास्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होगा? इसमें सबसे पहले क्या बनेगा? युग्मनज का निर्माण। क्या होगा? युग्मनज का निर्माण। उसके बाद क्या होगा? भ्रूण का निर्माण या भ्रूण का विकास। भ्रूण का विकास होगा। या मैं इसे कह दूं, इसे अपन बोलेंगे जायगोट फॉर्मेशन। इसे क्या बोलेंगे बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। इसे क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे?
एम्ब्रियो जेनेसिस, इसे क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो जेनेसिस। अब अपने को एक चीज क्लियर हो गई कि अपने को अब जो अपन आगे मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव को लेके आएंगे, इसमें अपन को किस सीक्वेंस में लाना है। सबसे पहले तो किसी भी जीव में क्या होगा, जो सेक्सुअल ऑर्गन उनका क्या होगा? डेवलपमेंट, विकास। इसके बाद क्या होगा? रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन फेज आएगी। इसके बाद बुढ़ापा आ जाएगा। और अपने को इस चैप्टर में केवल और केवल डिस्कस करना है रिप्रोडक्शन को। किसको? रिप्रोडक्शन को। तो अपन यहां डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव फेज को। तो रिप्रोडक्टिव फेज को मैंने फिर से 3 भागों में बांटा। जब मैंने इसको 3 भागों में फिर से बांटा तो मेरे को 3 जो कौन कौन सी दिखाई दी आपको? प्री फर्टिलाइजेशन, निषेचन पूर्व अवस्था, निषेचन और निषेचन पश्चावस्था। अब कोई पूछे कि निषेचन कितने प्रकार का होता है, तो यहां से मैं कह सकता हूं निषेचन 2 प्रकार का होगा। एक होता है बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन, दूसरा आंतरिक निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और आंतरिक निषेचन। अब जो अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसमें निषेचन कौन सा होगा? आंतरिक। कौन सा होगा? आंतरिक, इंटरनल। ह्यूमन में कौन सा होगा? इंटरनल। जो हायर एनिमल्स है इनमें कौन सा होता है? इंटरनल। और जो आपकी बोनी फिश या मैं बोल दूं फ्रॉग, एम्फीबियन, इनमें क्या होता है? बाह्य निषेचन। इसमें क्या होगा? निषेचन बाहर किसी माध्यम में होगा, और यहाँ का होगा किसी मतलब जीव के शरीर में होगा। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? अरे क्लियर हुई कि नहीं हुई? लिख लो फटाफट, लिखो फटाफट। कहां तक लिख लिया था आपने? लिखो जल्दी जल्दी, लिखो फटाफट। रिप्रोडक्शन कम से कम 12-13 क्लासों का चैप्टर है भाई। अभी तक इसकी 2 क्लास हुई है। आज तीसरी क्लास से जो अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन है ये स्टार्ट हो रहा है। अब तक 2 क्लासों में इसका बेसिक्स था, जहां से क्वेश्चन भर भर के पूछता है एग्जाम में, उठा के देख लेना। अभी तक आपको छोटी छोटी बातें लग रही होंगी, लेकिन ये छोटी छोटी बातों से कंसेप्ट जनरेट होते हैं। सीक्वेंस इन्हीं से तैयार होते हैं। एक बार दिमाग में सीक्वेंस क्लियर हो गई, फिर किसी भी किताब से आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ लो, फिट होगा एग्जैक्ट कि किसकी बातें हो रही है। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कौन सी ब्रांच के अंदर स्टडी की जाती है? एम्ब्रियोलॉजी। ब्रांच को क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोलॉजी। लिखने में तेजी करो। पादपों में इसी अवस्था को क्या बोलते हैं? कायिक अवस्था। क्या बोलते हैं? कायिक अवस्था। इन अवस्था को बाद में जननिक अवस्था। 3 ही अवस्था होती है बायोलॉजी के हिसाब से। तुम कहोगे सर हमारे हिसाब से 4 अवस्था होती है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यौन अवस्था, फिर उसके बाद मतलब कौन सी अवस्था? 4 आश्रम होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं? अरे जीवन की 4 अवस्थाएं बताई गई ना, शिशु, बाल, युवा और, लेकिन बायोलॉजी कितनी बोलती है? 3 ही बोलती है। अब आप कौन सी स्टेज में हो? रिप्रोडक्टिव स्टेज में। कौन सी स्टेज में हो? 15-16 साल तक कौन सी रहती है? प्री रिप्रोडक्टिव। इसके बाद रिप्रोडक्टिव, और इसके बाद ये लगभग 40-45 साल तक रहती है। इसके बाद 45 साल बाद डायरेक्ट बुढ़ापा।
45 साल बाद अपन मान सकते हैं कि जब रिप्रोडक्शन कम होने लग जाएगा तो उस अवस्था को बोला गया पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। तो वीडियो में देखता है 65 साल का। नहीं, मेल में जो रिप्रोडक्शन है, मेल तो जीवन भर कर सकता है, फीमेल 45 साल बाद नहीं कर सकती। क्षमता एफिशिएंसी कम हो जाती है, कह सकते हैं अपन। कौन सी अब? यही है ना? सॉरी बेटा। बैठी नहीं बेटी सीक्वेंस? अरे बैठ गई ना सीक्वेंस। कई बार तो छोटे छोटे क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, निषेचन कितना प्रकार का होता है। और बायोलॉजी में जब तक मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ नया हो रहा है, ऐसा लगेगा बिल्कुल अपन जानते हैं, परिचित है, पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? रिप्रोडक्शन को अपन उस लेवल तक लेके जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते कि इस लेवल तक भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कह रहा हूं ना, 15 क्लास, कम से कम 15 क्लास तो तक चले गए, जिसमें 2 या 3 क्लास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, 3 क्लास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और 3-4 क्लास इसके बाद में। अभी तक तो अपन ने केवल माहौल सेट किया रिप्रोडक्शन को लाने का। आज बच्चे कम कैसे हैं आज? शादी की वजह से क्या? और अपने को पढ़ना क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ना है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उच्च श्रेणी के जंतुओं में कौन सा होगा? आंतरिक निषेचन। कौन सा होगा? आंतरिक। हम कौन से में आते हैं? उच्च श्रेणी के जंतु अपने। उच्च श्रेणी के पादपों में भी आंतरिक होता है। चले, अब देखो, देख रहे ना इसमें आंतरिक निषेचन में क्या है? उच्च श्रेणी के जंतुओं में, उच्च श्रेणी के जंतु एवं पादपों में आंतरिक निषेचन लिख लेना। उच्च श्रेणी के जंतु एवं पादपों में, उच्च श्रेणी के जंतु एवं पादपों में आंतरिक निषेचन, जंतु एवं पादपों में, उच्च श्रेणी के जंतु एवं पादपों में, उच्च श्रेणी के जंतु एवं पादपों में। और इसमें लिख लेना मछलियां। हाई निषेचन कहाँ होगा? मछलियां कोमा उभयचर, मछलियां कोमा उभयचर। चले, लिख लिया भाई, एम्फीबियन और फिशेज। अब देखो, अब अपन बात करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम की। किसकी बात करेंगे बच्चों? बोलो भाई। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम की अपन बात करेंगे। ह्यूमन, या मैं कह दूं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जिस ब्रांच के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की स्टडी की जाती है उस ब्रांच का नाम है एम्ब्रियोलॉजी। क्या बोलते हैं उसे? एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण की। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी।
बोले तो भ्रूण की। क्या बोलेंगे इसे? भ्रूण की, एम्ब्रियोलॉजी। भ्रूण की। अब देखो, या इसकी मैं डेफिनेशन सीधा सीधा डेफिनेशन लिख दूं यहाँ पे, तो डेफिनेशन क्या कह सकते हैं अपन? स्टडी ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, कि भ्रूण के विकास का अध्ययन जहां किया जाता है उस ब्रांच का नाम क्या है बेटा जी? एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्या नाम है? मतलब एम्ब्रियोलॉजी। क्या नाम उसका? एम्ब्रियोलॉजी। अब देखो, एक मिनट देखो इधर। सबसे पहले मान लो मैं ह्यूमन की बात करूं, तो जो ह्यूमन होगा उसमें दो प्रकार के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। कौन कौन से? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरा प्रेजेंट होगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब देखो, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या काम करेंगे? वो युग्मकों के निर्माण से संबंधित कार्य करेंगे, और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है वो युग्मकों के निर्माण में सहायता करेंगे। इन्हें आवश्यक अंग बोला गया है, इन्हें सहायक अंग बोला गया है। इन्हें क्या बोला गया है? आवश्यक अंग, आवश्यक अंग। इन्हें क्या बोला गया है? सहायक अंग। क्या बोला गया है? सहायक अंग। अब देखो, अब जो आवश्यक अंग है वो क्या करते हैं? युग्मक निर्माण का कार्य करेंगे। क्या करेंगे? युग्मक, बोलो भाई, युग्मक निर्माण का कार्य करते हैं, का कार्य करते हैं। और ये वाले क्या करेंगे? युग्मक निर्माण में सहायता करते हैं, सहायता करते हैं। अब देखो इसमें कौन कौन आएगा। अब सबसे पहले मैं बात कर लूं मेल की, और फिर बात करूंगा फीमेल की। फीमेल बोले तो ये तो जानते हो, मेल फीमेल तो, अरे जानते नहीं जानते भाई? देखो सबसे पहले मेल की बात करेंगे, और मेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से। फिर बात करेंगे फीमेल की। किसकी बात करेंगे? फीमेल की। और फीमेल को इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो भाई, जो मेल है उसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? टेस्टिस, टेस्टिस। बोले तो वर्षण। कौन है? वर्षण। और फीमेल में कौन है? बोलो भाई, कौन है? ओवेरी। कौन है? ओवेरी, अंडाशय, ओवेरी, अंडाशय। कई बार तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये बात हो गई किसकी? फीमेल की। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में भी बात करेंगे, पहले मेल की फिर बात करेंगे फीमेल की। इधर बात करते हैं मेल की, फिर बात करेंगे फीमेल की, मेल की और फिर बात करेंगे फीमेल की। बोलो भाई, मेल में कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैं बात करूं, वन बाय वन अपन बात करते हैं कौन कौन से हैं। कोई बता सकता है मेरे को कि जो मेल है उसमें सहायक अंग कौन कौन से हो सकते हैं? वर्षण को छोड़ के जितने भी अंग हैं वो क्या है? सहायक अंग है। कौन है? सहायक अंग। जैसे अधिवर्षण, एपिडाइमिस, अधिवर्षण हो गया, या मैं कह दूं शुक्राशय, सेमिनल वसाइकल, शुक्राशय, शुक्र वाहिका, शुक्र वाहिका, शुक्र वाहिनिका, शुक्र वाहिनिका। और बताओ, अधिवर्षण हो गया, शुक्राशय हो गया, शुक्र वाहिनी हो गई, शुक्र वाहिका, या वर्षण जालक, वर्षण जालक, वर्षण जालक, या मैं कह दूं शुक्र जनन नलिका, शुक्र जनन नलिका, शुक्र जनन नलिका। और बोलो भाई, या मैं कह दूं प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बो यूरिथल ग्रंथि। लिखो फटाफट।
कर लूं, छोटा कर लूं? मेल का भी पूरे काम हो गए। हाँ, और देखो, यहां से मैं कह सकता हूं प्रोस्टेट ग्रंथि आपकी, प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, बल्बो, सुना है नाम? बल्बो यूरिथ्रल, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि बताऊंगा, या इसे बोलते काउपर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि हो गई। और एक लास्ट आपका रह गया सीसन। हाँ जी, मेल के चल रहे हैं सीसन। किसका? अभी लिख दूंगा मैं। एप इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस, इसको बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाही का है ना, वासा डिफरेंसिया, इसे वासा इफ्रेंसिया, इसे रेटेटेस्टिस, इसे सेमनीफ्यूरस ट्यूब्यूल्स, इसे पेनिस, इसे प्रोस्टेट ग्लैंड, इसे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या काउपर ग्लैंड। अब देखो फीमेल में कौन कौन सा होगा, बताओ, कोई बता सकता है फीमेल में? बोलो भाई, फीमेल में कौन कौन सा? गर्भाशय हो गया, कौन हो गया गर्भाशय, या मैं बोल दूं फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका, या मैं बोल दूं बर्थोलिन ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि? बर्थोलिन। कई बार साफ साफ क्वेश्चन पूछ लेता है कि बर्थोलिन ग्रंथि किस में पाई जाती है, किस में पाई जाएगी? और लास्ट में तुम्हारी बात कर लेते हैं, जो लास्ट वाला फीमेल का एक्सेसरी पार्ट है, योनि, बोले तो वेजाइना, वेजाइना। मेल में एक बात और लिख लेना, स्खलन वाहिनी भी सहायक ही है, स्खलन वाहिनी, स्खलन वाहिनी, स्खलन वाहिनी, स्खलन वाहिनी, स्खलन वाहिनी। ये नाम सुन लो, के बाद में डायग्राम बनाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी याद करने में। एग्जाम एक्सरसाइज उठा के देख लेना भाई, बर्थोलिन पे, बल्बो यूरिथल पे, प्रोस्टेट पे भर भर के क्वेश्चन मिलते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड किस में मिलेगी? मेल में। और बर्थोलिन फीमेल में, बल्बो यूरिथल मेल में। अरे समझ में आया कि नहीं आए? हाँ भाई, बैठे दिमाग में? चले, अब इतना क्लियर हो गया इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, क्या बताऊंगा? बल्ब यूरिथ्रल ग्रंथि जो मतलब वीर्य का स्राव है उसका निर्माण करती है, जो वैजाइना का स्राव है वो कौन करती है? बर्थोलिन ग्रंथि। समझ गया? स्खलन वाहिनी क्या करेगी? स्खलन का कार्य करेगी। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होगा? टेस्टिस में। कहाँ होगा? टेस्टिस में। उसके अलावा जितना भी कार्य है उसको बनाने में जो भी हेल्प है, ये सब ऑर्गन करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, यहां से अब मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें कि जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किन किन चीजों से मिलकर बनता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे, अभी अपन ने जाना
कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सबसे पहले क्या प्रेजेंट होगा? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या मैं बोल दूं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होगा? असेसरी ग्लैंड, असेसरी डक्ट, या मैं बोल दूं असेसरी, असेसरी डक्ट, सहायक नलिका। क्या होंगी? सहायक नलिका। इसके बाद बात करेंगे सहायक ग्रंथियों की, सहायक ग्रंथि। और लास्ट में अपन बात करेंगे बाह्य जननांग। इसकी बात करेंगे? बाह्य जननांग की बात करेंगे। अब देखो, जो बाह्य जननांग है, सबसे पहले तो यहां से पढ़ते हैं। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है भाई? बोलो। वर्षण। कौन है? टेस्टिस। कौन है? टेस्टिस। जो सहायक नलिका है, सहायक नलिका, सबसे पहले अपन ग्रंथियों की बात कर लेते हैं। उसके अलावा जो भी चीजें होंगी वो क्या होंगी? नलिका। तो सहायक ग्रंथि बोलो, प्रोस्टेट ग्लैंड, एक तो हो गई तुम्हारी प्रोस्टेट। उसके अलावा बात करेंगे, बोलो नंबर दूसरी कौन सी थी? क्या नाम था दूसरी का? बल्बो यूरिथ्र ग्लैंड। और एक तुम्हारा शुक्राशय। तीन प्रकार की ग्लैंड हो गई। सबसे पहले बात करते हैं शुक्राशय। इसके अलावा बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट। और लास्ट में अपन बात करेंगे बल्बो यूरिथ्रल, बल्बो यूरिथ्रल, बल्बो यूरिथ्रल, या इसे बोलते हैं काउपर। क्या बोलते हैं? काउपर। अब इसके अलावा जो भी सहायक नलिकाओं में कौन कौन आएगा? अधिवर्षण। कौन आएगा? अधिवर्षण। अधिवर्षण को बोलते हैं एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं भाई? अरे बोलो ना। एपिडिडाइमिस, एपी। इसके अलावा एपिड एपिडिडाइमिस के अलावा बात करेंगे शुक्र वाहिनी, शुक्र, शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी को बोलते हैं शुक्र वाहिका, शुक्र, इसको बोलेंगे अपन क्या बोलते हैं? वासा, वासा डिफरेंसिया, वासा, वासा डिफरेंसिया। फिर बात करेंगे शुक्र वाहिक। ये शुक्र वाहिनी आपकी, वाहिनी बड़ी होगी, वाहिका, वाहिनी बड़ी होती है, शुक्र वाहिनी। इसके बाद बात करेंगे शुक्र वाहिका की, शुक्र वाहिकाएं। जो शुक्र वाहिकाएं हैं, शुक्र वाहिका को बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया। और लास्ट में अपन बात करेंगे वर्षण जालक, रेटेटेस्टिस, वर्षण जालक, इसे बोलते हैं रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस। तो यहां से क्या हुआ? सेकंड नंबर पे ये हो गई तुम्हारी प्राथमिक प्रजनन अंग। कौन है? वर्षण। इसके अलावा सहायक नलिका और सहायक ग्रंथि। तो ग्रंथि तो तीन हो गई, शुक्राशय, प्रोस्टेट और बल्बो यूरिथ्रल। इसके अलावा जितनी बच गई सब क्या है? नलिकाएं। सब क्या है? नलिकाएं। अधिवर्षण, शुक्र वाहिनी, वाहिका, वर्षण जालक, और लास्ट में सिसन, इसे बोलते हैं पेनिस। क्या बोलते हैं? पेनिस। पढ़ाओ फटाफट। क्या? हाँ, डक्ट, डक्ट बोले, डक्ट का मतलब नलिका ही होता है। हाँ, एसेसरी डक्ट नलिका है। और लास्ट में एक तुम्हारी रह गई स्खलन वाहिनी, स्खलन वाहिनी, इजेक्टुलेट, स्खलन वाहिनी, स्खलन वाहिनी, स्खलन वाहिनी। लिख लो फटाफट।
इसे आप वाहिका भी बोल सकते हो, वाहिका। शुक्र वाहिका, वासा डिफरेंशिया। एक मिनट, इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं। शुक्र वाहिका, वाहिका बड़ी होगी और वाहिकाएं उसमें से निकलेंगी छोटी। ये बात ध्यान रखना, वाहिका बड़ी होती है। स्कलर वाहिनी, इजेकुलेटरी डक्ट, इजेकुलेटरी डक्ट। समझ में आ गया नहीं आया? यहां से क्यों सुनाते सीधे सीधे कि क्या बोलते, आवश्यक अंग कौन सा है, सहायक नलिका कौन सी है, सहायक ग्रंथि कौन सी है। नंबर भी लिख देता हूँ। शुक्राशय कितने होंगे? दो। कितने होंगे? शुक्राशय दो होंगे। प्रोस्टेट एक होती है और बल्ब यूरिथल दो। और आपको पता है पेनिस तो एक ही होता है। और वर्षण कितने होंगे? दो। वर्षण कितने होंगे? दो। बनाओ फोटो। अब अपन बात करेंगे फोटो की। किसकी बात करेंगे? फोटो की। चले, समझ में आया कि नहीं आया? अरे मेल रिप्रोडक्टिव बैठा नहीं बैठा? देख, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, ये ध्यान रख अभी। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होगा? वर्षण। इसके अलावा सब क्या होंगे? सहायक। सहायक में दो चीज आती है, सहायक नलिका, डक्ट या फिर ग्लैंड। तो डक्ट तो कौन कौन से होंगी? अधिवर्षण, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिकाएं, वर्षण जालक और स्खलन वाहिनी। स्खलन क्या? अब आएगा क्या होता है, अभी नाम ध्यान रखिए, होता है। अभी सब चीज आएंगी, क्या होता है। चले, अब देखो, अब मैं एक सेक्शन व्यू लेके आता हूं। इसका मैं सेक्शन व्यू लेके आऊं। देखो ध्यान से, ये आपका वर्टिब्री कॉलम हो गया। अब देखो, इसका मैं सेक्शन व्यू देखता हूं। क्या देखता हूं? सेक्शन व्यू। सेक्शन व्यू, इसको साइड में से कैसा दिखेगा? देखो साइड में से मैंने देखा तो ये, देखना, सबसे पहले अपन बात करेंगे, ये जो दिख रहा है, रुको एक मिनट, आप समझो पहले इसको। तुम बोल रहे हो ना बर्थोलिनरी क्या होती, मतलब का ऊपर वगैरह क्या होती है, सब चीज समझ में आएंगे। अब देखो, ये क्या है? ध्यान से देखना पहले।
अब देखो यहां पे सबसे पहले यहां से बात करते हैं। ऊपर से किडनी में से कौन आएगी? आपकी मूत्र वाहिनी। कौन आएगी? ये इधर से मूत्र वाहिनी आ रही है। ये मूत्र वाहिनी कहां जाएगी? ब्लैडर में। कहां जाएगी? ब्लैडर में। अब देखो ये आपका ये यूरिनरी ब्लैडर है। क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। ध्यान से समझना भाई, एक एक चीज, सारी चीज अपने आप समझ में आ जाएंगी। ये देखो ये यूरिनरी ब्लैडर है। यहां से ये जो ऊपर से कौन आ रही है? मूत्र वाहिनी। कौन आ रही है? मूत्र वाहिनी। कहां गई? ब्लैडर में। कहां गई? ब्लैडर में। फिर ब्लैडर में से नली निकलेगी जो सीधी से बोलेंगे मूत्राशय। क्या बोलेंगे? मूत्राशय। यूरिट्रा। और इसे बोलेंगे यूरिटर। क्या बोलेंगे? यूरिटर। ये चीज कहां से आ रही है? किडनी में से होकर आ रही है। कहां से आ रही है? किडनी में से। ये चीज समझे नहीं समझे? आपको पता है कि जो पेनिस है, पेनिस में हमारा जो स्खलन वाहिनी और मूत्र वाहिनी दोनों का कॉमन पथ है। मतलब जिधर से पेशाब आता है उधर से स्पर्म आते हैं, लेकिन दोनों पाथ क्या है? डिफरेंट डिफरेंट। क्या है? डिफरेंट डिफरेंट। तो सबसे पहले एक एक पाथ को समझो। अपने जो मूत्र वाला पाथ है उसको समझो सबसे पहले। ये क्या आई? मूत्र वाहिनी। मूत्र वाहिनी कहां गई? ब्लैडर में। कहां गई? ब्लैडर में। फिर ब्लैडर में से नली निकलेगी, इसे बोलते हैं मूत्राशय। क्या बोलते हैं? मूत्राशय। ये सीधी कहां निकल जाएगी? पेनिस में। ये क्या है? सीसन। क्या है? सीसन। तो सीसन तो क्या हो गया? बाह्य जननांग। क्या हो गया? बाह्य जननांग। अब देखो, अब ध्यान से देखना यहां पे देखना। अब आपको पता है स्पर्म कहां बनेगा? टेस्टिस में। कहां बनेगा? टेस्टिस में, वृषण में। और वृषण हमारे शरीर से बाहर स्थित होते हैं। क्यों सर? शरीर में क्यों नहीं होते? क्योंकि शरीर में होते तो स्पर्म का निर्माण नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्पर्म निर्माण के लिए बॉडी टेम्परेचर से 3-4 डिग्री कम तापमान चाहिए भाई। बॉडी टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है 34 डिग्री पे। इसलिए जब ब्रह्मा जी ने शरीर का डिजाइन किया तो ब्रह्मा जी ने एब्डोमिनल केविटी से, जो उदर गुहा है, इसे बाहर निकाले। हमारे जो वर्षण है ये कहां होते हैं? अंदर। 6 महीने तक अंदर रहते हैं। जब बच्चा 7वें महीने का होता है तो 7वें महीने बाहर बाहर निकलते हैं शरीर से। 7वें महीने में शरीर से बाहर निकलते हैं, एक थैले में निकलते हैं। इस थैले को बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। अब देखो इस थैले में कौन है? वर्षण। कौन है? वर्षण। वर्षण क्या बनाएंगे? शुक्राणु। क्या बनाएंगे? शुक्राणु। ये शुक्राणु यहां बनेंगे, देखना। यहां बन के यहां से जाएंगे और ऐसे मूत्र वाहिनी के पीछे से गए, मूत्र वाहिनी के ऐसे पीछे से पलटी मार के वापस इसमें मिलेंगे। क्योंकि आना किधर से? इनको मूत्राशय से होके। कहां से होके आना है? मूत्राशय से। तो इस नली में मिलेंगे। अब देखो, अब यहां पर मैं एक एक चीज लिखता हूं। सबसे पहले तो ये क्या है? बोले तो मूत्र वाहिनी। क्या है? मूत्र वाहिनी। क्या है भाई? मूत्र वाहिनी। इसके बाद ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। अब देखो इसके बाद ये क्या है? मूत्राशय। क्या है? मूत्राशय। आपको पता है कि स्पर्म और मूत्र के लिए कॉमन पथ है, एक कॉमन मार्ग है, लेकिन इसमें जो नलियां हो अलग अलग है। एक एक को समझो। सबसे पहले ये मूत्र वाला जो पाथ है ये समझ में आया कि नहीं आया? ये मूत्र वाहिनी यूरिनरी ब्लैडर में गई, ब्लैडर से बाहर निकल के आ गई मूत्राशय में। अब देखो ये क्या है? वर्षण। क्या है? वर्षण। क्या है भाई? वर्षण। और ये थैले को बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम। अब देखो यहां से ये ऐसे, यहां से स्क्रोटम से जो निकलेगी
इसे बोलेंगे, इसे अपन बोलेंगे, सबसे पहले होती है अधिवर्षण। क्या होता है? देखो, इसके बाद ये जो दिख रहा है, देखो ये जो ऐसे दिख रहा है, ये है आपका शुक्राशय। क्या है? शुक्राशय। ये क्या है? शुक्राशय। सेमिनल वसाइकल। क्या है? सेमिनल वसाइकल। अब इसमें से ये जो नली दिख रही है, ये है स्खलन वाहिनी। क्या है? स्खलन वाहिनी। स्खलन वाहिनी। ये स्खलन वाहिनी इसमें मिलेगी ऐसे। ये है स्खलन वाहिनी। अब देखो, अब जो आपकी यहां पर ऐसे एक बड़ी सी क्या होती है, जो ऐसे जो बाइलोप्ड होती है, इसे बोलेंगे प्रोस्टेट। क्या बोलेंगे इसे? प्रोस्टेट। ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि। ये क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि। अब प्रोस्टेट के नीचे यहां पर ऐसे, ये है तुम्हारी बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। कौन सी है? बल्बो यूरिथ्रल, यूरिथ्रल ग्रंथि। बताता हूं देख क्या काम आती है। ये जो सीमन है, एक होता है स्पर्म, एक होता है सीमन। तो स्पर्म के अलावा जो सीक्रेशन है, क्योंकि स्पर्म अकेला तो आता नहीं, एक पूरा का पूरा स्राव आता है। वो जो सीमन मतलब स्पर्म के अलावा जो स्राव है, उस स्राव का फॉर्मेशन करती है, मीडियम को मेंटेन करेगी, माध्यम को मेंटेन करती है। इसके अंदर बहुत सारे क्या बोलते हैं पदार्थ होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? सीमन क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय और बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि और जो आपका ये टेस्टिस है, इनका मिलकर तो स्राव ही तो है। अरे इनका स्राव ही तो है। तो जो आपको पता है स्पर्म बाहर बनेगा, अब बाहर बन के इसको अंदर लेके ले जा जाएगा ताकि उसमें बिल्कुल एक मिक्सर बन सके। तो अंदर जाके जैसे इधर से होके आएगा, तो ये जो नलियां, पहले शुक्राशय ने अपना स्राव छोड़ दिया, फिर प्रोस्टेट ने छोड़ दिया, फिर बल्बो यूरिथ्रल ने छोड़ दिया और फिर जाके बाहर निकल जाएगा। ये जो आपकी बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि है, ये एक प्रकार से मतलब ऐसे पदार्थ बनाती है जिनसे मान लो जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो जो रगड़ लगती है, फ्रिक्शन, उसको कम किया जा सके, लुब्रिकेंट, ये सब चीजें इसका कार्य है। समझ में आया कि नहीं आया? बैठा कि नहीं बैठा? फोटो बनाओ फटाफट। क्या? 34 डिग्री। 37 बॉडी टेम्परेचर कम पे बढ़ते हैं, बाहर 34 पे। क्या साइज क्या बोलते? मतलब 4x3, 2x3, सब चीज लिखेंगे पढ़। 4x3, 2x3। अरे भाई बना लो फटाफट, कॉपी में बना लो, कॉपी में। क्या हुआ? अरे कोई टाइम नहीं लगेगा। ये जो नली दिख रही है आपकी, ये क्या है? शुक्र वाहिका। शुक्र वाहिका, वासा डिफरेंशिया, शुक्र वाहिका। शुक्र वाहिका, ये नली दिख रही है, ये आपकी अधिवर्षण कहलाएगी। और अधिवर्षण में जो एंटर करेगी, ये कहलाएगी शुक्र वाहिकाएं। वाहिकाएं। बैठा नहीं बैठा दिमाग में? अरे बैठा नहीं बैठा? क्या? क्या हुआ? कैसे? क्या हो गया? अरे एक बार और समझ लेंगे, 5 मिनट फटाफट बना लो।
चलो ध्यान से देखो, एक बार और समझता हूं। देखो, एक मिनट यहां से देखो, एक मिनट इसका रिवीजन करते हैं। ये चीज दिमाग में बैठेगी ना, तब जाके वो बैठेगी। देखो, सबसे पहले जो, शांत हो जाओ भाई, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपको पता है जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो कौन है? वर्सन है, टेस्टिस। कौन है? टेस्टिस। वो शरीर से बाहर स्थित होता है। क्यों? क्योंकि बॉडी टेम्परेचर पर शुक्राणु का निर्माण, बॉडी टेम्परेचर कम चाहिए, इसलिए 34 डिग्री पे होगा। और बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री। कितना है? 37। इसलिए जब बच्चा 7 महीने का होता भ्रूण, तो 7वें महीने में ये जो उदर गुहा है, इस उदर गुहा से बाहर की ओर निकलते हैं। बाहर की ओर एक थैले के अंदर विराजमान होते हैं। इधर देख, ये समझ में आ नहीं आया वर्षण? ये हमेशा 2 होंगे, पेयर में होंगे, अंडाकार होते हैं, ओवल। और इनका साइज में बोलूं तो 4 × 3, तो इनकी लंबाई होगी लेंथ, और 2 × 3 क्या होगी? इनकी विड्थ, चौड़ाई। क्या होगी? चौड़ाई। अब देख, इसके अलावा ये तो क्या करेगा? शुक्राणु का निर्माण। क्या करेगा? शुक्राणु का निर्माण करेगा। अब शुक्राणु के अलावा जो वीर्य होता है, उस वीर्य में शुक्राणु ही होते हैं, ये भी सही बात नहीं है। शुक्राणु के अलावा और भी बहुत सारे स्राव होते हैं जो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जो लुब्रिकेंट या मीडियम की अम्लता या क्षारीयता को नियंत्रित करते हैं। तो सब इन ग्रंथियों का स्राव है। क्या है? इन ग्रंथियों का स्राव है। अब देखो, नलिका कौन कौन सी आएंगी? अधिवर्षण। बोलो, अधिवर्षण। शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिकाएं, वर्षण जालक, अब सहायक ग्रंथि, शुक्राशय, प्रोस्टेट, बल्बोयुरेथ्रल ग्रंथि या काउपर, और भाई जनांग। अब देखो, अब फोटो देखो। सबसे पहले तो आपको पता है कि मूत्र मार्ग और जो वीर्य मार्ग है, ये दोनों एक कॉमन पथ है। क्या है? कॉमन पथ। लेकिन जो इनका फॉर्मेशन है वो अलग अलग नलिकाओं में होकर आती है। ये आगे जाके जो आपका मूत्राशय है इसमें मिलती है। अब कैसे मिलेंगी? सबसे पहले आप जानिए, ये किडनी में से कौन आ रही है? मूत्रवाहिनी। कौन आ रही है? मूत्रवाहिनी। ये मूत्रवाहिनी कहां पे आई? ब्लैडर में। कहां पे आई? ब्लैडर में। अब ब्लैडर से कौन निकलेगी? मूत्राशय। कौन निकला? और ये कहां पहुंच गया? सिस्टम में। ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई? अब आपको पता है कि जो शुक्राणु है वो बने कहां? कहां बने? वर्षण में। बनने के बाद उनको जो शुक्र वाहिकाएं ये कहां छोड़ेंगी? अधिवर्षण में। कहां छोड़ेंगी? अधिवर्षण में। अधिवर्षण इनको इकट्ठा रखता है कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए क्या रखेगा? इकट्ठा। अब यहां पे इकट्ठा होया, उसके बाद जो शुक्र वाहिका है ये इनको लेके जाएगी, ये यहां पर मिलेगी किससे? जाके शुक्राशय के साथ। अब शुक्राशय खुद का स्राव डालेगा इसमें, शुक्राशय खुद का स्राव डालेगा। अब क्या क्या पर शुक्राणु आ गए और शुक्राशय का स्राव। अब शुक्राशय के स्राव के साथ यहां पर ये जो दिख रहा है, ये जो एक आपको बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिख रही है ऐसे, ये जो ऐसे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ये बाइलोब्ड होती है ऐसे, ये है प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या है? प्रोस्टेट। क्या है? प्रोस्टेट। अब प्रोस्टेट का स्राव डल गया, प्रोस्टेट का स्राव भी मिल गया, और प्रोस्टेट का स्राव मिलने के बाद यहां पर ये कौन सी ग्रंथि है? बल्बोयुरेथ्रल। कौन सी ग्रंथि है? बल्बोयुरेथ्रल। अब इसका स्राव मिलेगा। इसका स्राव मिलने के बाद फिर इसी मार्ग से, समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देख, क्या स्क्रोटम इस थैले को बोलते हैं। हाँ, इस थैले को स्क्रोटम बोलते हैं। क्या? इसमें बहुत सारी पेशियां होती हैं, जैसे मसल। ये क्या करेंगे? जैसे सर्दियों में तो संकुचित करके रखती है, गर्मियों में शीतल कर देती है। बैठा नहीं बैठा? अब देखो, ये जो दिख रहा है ये क्या है? मलाशय। क्या है? मलाशय। और ये क्या है? गुदा। ये क्या है? गुदा, एनस। बैठा कि नहीं बैठा? अरे पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ गया ना? किसी को डाउट? अभी तो और बढ़ेगा डायग्राम।
घुसा कि नहीं घुसा दिमाग में? ये आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका एक सेक्शन व्यू है। क्या है? क्या इनका? वर्षन का वेट लगभग 150 ग्राम के आसपास होता है। डेवलपमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है ना, सेम थोड़ी होता है, डिपेंड करता है। हाँ, एज पे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है भाई, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।